चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प आर्थिक पहेली को सुलझाते हैं। हाल ही में भारत के बैंकिंग सिस्टम से अचानक और बहुत बड़े पैमाने पर कैश गायब होने लगा है। बिना किसी राजनीतिक चश्मे के सीधे कच्चे डेटा और सोर्स मटेरियल के आधार पर आज हम ये समझेंगे कि आखिर सिस्टम पर यह भारी दबाव बन क्यों रहा है और इसके पीछे की असली कहानी क्या है। तो चलिए सीधे इस चौंकाने वाले आंकड़े पर नजर डालते हैं। सिर्फ अप्रैल के शुरुआती 15 दिनों में ही बैंकों से 61,000 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। जरा सोचिए, और अगर हम मार्केट में घूम रहे कुल कैश की बात करें तो वो 42 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सालाना आधार पर ये सीधे 11.8% का जंप है। 2017 के बाद से इतनी तेजी से कैश कभी नहीं निकाला गया। तो स्वाभाविक से सवाल है कि आखिर इतना सारा पैसा सिस्टम से बाहर जा कहाँ रहा है। आज की हमारी इस चर्चा का एजेंडा बिल्कुल साफ है। पहले हम इस अजीबोगरीब स्थिति को समझेंगे, फिर मुख्यधारा के मीडिया के दावों को असली डेटा की कसौटी पर परखेंगे, उसके बाद कैश जमा करने के वास्तविक कारणों की तह तक जाएंगे और आखिर में देखेंगे कि इसने बैंकिंग सिस्टम के सामने लिक्विडिटी का कैसा संकट खड़ा कर दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं मीडिया के दावों और उनके मुकाबले ठोस आंकड़ों की। अक्सर फाइनेंशियल अखबारों में दावा किया जाता है कि इस कैश निकासी के पीछे ग्रामीण इलाकों में बढ़ती हुई मांग यानी रूरल डिमांड बूम है। लेकिन जब हम इस दावे को ग्राउंड रियलिटी के सामने रखते हैं तो कहानी बिल्कुल उल्टी नजर आती है। एक तरफ दावा है कि मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है और दूसरी तरफ डेटा चीख चीख कर कह रहा है कि रोजमर्रा की खपत तो लगातार गिर रही है। अगर लोग सच में बैंक से कैश निकालकर खर्च कर रहे हैं तो वो खर्च खपत के आंकड़ों में क्यों नहीं दिख रहा। अब रोजमर्रा के सामान यानी एफएमसीजी का ही डेटा देख लीजिए। साबुन, माचिस, बिस्किट जैसी बेसिक चीजों की ग्रोथ जो ऐतिहासिक रूप से 6 से 8% के बीच रहती थी, वो अब लुढ़ककर 3 से 4% पर आ गई है। अब हम सब खुद सोच सकते हैं, अगर सचमुच रूरल बूम आया होता और निकाला गया पैसा खर्च हो रहा होता तो इन बुनियादी चीजों की बिक्री आधी क्यों हो जाती। ये डेटा सीधे तौर पर मीडिया के उस बूम वाले नैरेटिव को चुनौती देता है। और बात सिर्फ राशन तक ही नहीं रुकती। एलपीजी गैस सिलेंडर की बिक्री के आंकड़ों पर ध्यान दें। मार्च में गैस की बिक्री में सालाना आधार पर 12.8% की भारी गिरावट दर्ज की गई और अप्रैल आते आते ये गिरावट 16.6% तक पहुंच गई। इसका सीधा सा मतलब है कि बुनियादी जरूरत की चीजें भी कम खरीदी जा रही हैं। अगर वाकई एक्स्ट्रा पैसा मार्केट में आ गया है तो गैस सिलेंडर की खपत इतनी तेजी से नीचे क्यों जा रही है। मीडिया में एक और दावा खूब चला कि लोग अपना पुराना सोना बेचकर कैश ले रहे हैं। लेकिन जरा डेटा पर गौर करते हैं। भारत में लगभग 3,000 टन सोने का रिजर्व या स्टॉक है, लेकिन इसमें से रिसाइकल कितना हुआ? सिर्फ 21.8 टन, मतलब कुल स्टॉक का मुश्किल से 0.07%। अब क्या इतने से मामूली हिस्से से 61,000 करोड़ रुपए की विशाल निकासी को जस्टिफाई किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर, यानी कैश होल्डिंग के वो वास्तविक कारण जो सतह के नीचे छिपे हैं। अगर खपत नहीं बढ़ रही है और सोना भी नहीं बेचा जा रहा है तो फिर ये सारा कैश जा कहाँ रहा है? सोर्स मटेरियल हमें कुछ बहुत ही दिलचस्प और असल कारण बताता है। वैश्विक स्तर पर युद्ध के कारण फैली अनिश्चितता, सोशल मीडिया पर उड़ती साइबर हमलों की अफवाहें और इन सबसे भी ऊपर यूपीआई पेमेंट्स पर सर्वेलेंस यानी निगरानी का बढ़ता डर, इन सब चीजों ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया है जहां लोग बैंक में पैसा रखने से हिचकिचा रहे हैं। इस यूपीआई वाले एंगल को थोड़ा गहराई से समझते हैं। सरकारी नियमों के चलते यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर जो नज़र रखी जा रही है और जिस तरह से इनकम टैक्स के नोटिस आ रहे हैं, उसने मार्केट में एक अजीब सा खौफ पैदा कर दिया है। सरकार जाहिर तौर पर टैक्स चोरी रोकना चाहती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसका एक अनचाहा साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। कई व्यापारी इन छापों और टैक्स के झंझटों से बचने के लिए चुपचाप वापस कैश सिस्टम की तरफ लौट रहे हैं। सोर्स की एक लाइन इस जमीनी हकीकत को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करती है। हर दुकानदार कागजी नकदी चाहता है। जी हाँ, मुंबई और गुजरात जैसे व्यापारिक केंद्रों से रिपोर्ट आ रही है कि वहाँ व्यापारी अब सक्रिय रूप से डिजिटल पेमेंट लेने से कतराने लगे हैं। अगर कोई ग्राहक यूपीआई करना चाहता है तो सीधा जवाब मिलता है, प्लीज़ कैश दे दीजिए। वे खुद को टैक्स के रडार से सुरक्षित रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और अगर हम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमईज की बात करें तो उनके लिए तो ये सिर्फ टैक्स बचाने का नहीं बल्कि मार्केट में टिके रहने का एक सर्वाइवल टैक्टिक बन गया है।
अब एक छोटी सी फैक्ट्री किसी बड़े कॉर्पोरेट के सस्ते और भारी मात्रा में बनने वाले प्रोडक्ट्स का मुकाबला कैसे करेगी? सोच के मुताबिक उनके पास एक ही रास्ता बचता है, वापस नकद लेन देन में काम करना। कैश में काम करने से वो जीएसटी के दायरे से बाहर रहते हैं, उनकी लागत थोड़ी कम हो जाती है और वो इस कड़े कंपटीशन में अपना अस्तित्व बचा पाते हैं। अब देखते हैं कि इस पूरी कैश निकासी का हमारे बैंकिंग सिस्टम पर कैसा भारी संकट आ खड़ा हुआ है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को दर्शाता है कि आज हमारे बैंक कितने भारी तनाव में हैं। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो यानी कर्ज और जमा के अनुपात को ही ले लीजिए, जो अब 82 से 83% के खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बैंकों के पास जमा के रूप में जितना भी पैसा आ रहा है, उसका लगभग 83% वो पहले ही लोन के रूप में बांट चुके हैं। उनके पास नकदी के रिजर्व के तौर पर सिर्फ 17% हिस्सा ही बचा हुआ है। ये मिसमैच तब और भी साफ हो जाता है जब हम क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ को आमने सामने रखते हैं। एक तरफ जहां लोन बांटने की रफ्तार 16% की तेजी से भाग रही है, वहीं दूसरी तरफ बैंकों में पैसा जमा करने की दर सिर्फ 13.4% पर अटकी है। मतलब लोग लोन ज्यादा ले रहे हैं और बैंकों में पैसा कम जमा कर रहे हैं। ये गैप लगातार चौड़ा होता जा रहा है और बैंकों के पास सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही कम नकदी बच रही है। अब इस भारी कमी को पूरा करने के लिए बैंकों को क्या करना पड़ रहा है? उन्हें आरबीआई या अन्य जगहों से शॉर्ट टर्म उधारी लेनी पड़ रही है। लोगों को पैसा जमा करने के लिए लुभाने के वास्ते उन्हें बार बार अपनी डिपॉजिट ब्याज दरें बढ़ानी पड़ रही हैं। कुल मिलाकर बैंकों को अपना रोजमर्रा का काम चलाने के लिए भी अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है और पूरा बैंकिंग ढांचा एक भयंकर लिक्विडिटी प्रेशर से गुजर रहा है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। जब आम लोग और व्यापारी डिजिटल टैक्स नेट से बचने के लिए इस तरह वापस कैश की तरफ भागने लगते हैं, तो क्या ये नकदी आधारित अर्थव्यवस्था हमारे बैंकिंग सिस्टम की किसी छिपी हुई कमजोरी को उजागर नहीं कर रही? अगर कल को कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए, कोई पैनिक हो जाए और बहुत सारे लोग एक साथ अपना पैसा वापस मांगने लगें, तो जिन बैंकों ने अपना अधिकतम पैसा लोन में बांट रखा है, वो उसे कैसे संभालेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।